हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोविंद लेक्चर्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कक्षा 10 विज्ञान विषय की मॉडल पेपर सीरीज शुरू कर दीजिए ताकि हमारी तैयारी और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम समय समय पर विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड पैटर्न पर पूरी तरह आधारित है। ठीक है, और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैं पूरे वादे के साथ कहता हूं कि आप विज्ञान विषय के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। ठीक है, मैं जैसे जैसे मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं, इन सभी मॉडल पेपर्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप विज्ञान के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के मॉडल पेपर 2 की। मॉडल पेपर 1 कौन सा था? जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसको मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को भी मैंने सॉल्व करा रखा है, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर और आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर ले या नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, आपका जो पेपर है बोर्ड पेपर वो कितने समय का होगा? वो होगा आपके 3 घंटे और 15 मिनट का। कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जैसे आपको अपनी एग्जाम में सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर लिखने हैं, फिर सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका के अंदर ही आपको लिखना है, यानी कॉपी के अंदर लिखना है, पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना। चौथा प्रश्न, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कोई प्रश्न संख्या 20 है, इसके अंदर 2 प्रश्न हैं, 1 और 2, तो इन दोनों के जवाब आपको एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने प्रश्न 1 का उत्तर लिख लिया और कहीं दूसरी ओर आपने प्रश्न 2 का उत्तर लिख लिया, तो ये आपका जो दूसरा वाला है वो गलत माना जाएगा। तो अगर किसी प्रश्न के अंदर आंतरिक खंड है तो उन सभी खंड वाले प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। ठीक है, फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उस प्रश्न का नंबर लिखना जरूरी है कि वो कितने प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, फिर आपके प्रश्न संख्या 21, 22 और 23 के अंदर आंतरिक विकल्प है, यानी कि ये अथवा वाले प्रश्न है, दोनों में से आपको एक प्रश्न करना होगा। ठीक है, ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की। तो खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 के अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सब बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। कैसे हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि अबसद वाले प्रश्न हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको क्या करना है? करेक्ट चूज करना है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयं पोषी पोषण क्या होता है? स्वयं का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से पकड़ो, रटना नहीं है। स्वयं पोषी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं रटना है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है स्वयं। स्वयं का मतलब होता है स्वयं यानी खुद। ठीक है, पोषी का मतलब क्या होता है? पोषण यानी भोजन, यानी ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम स्वयंपोषी जीव। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। यदि यहां पर लिखा होता परपोषी, ठीक है, पर का मतलब होता है पराया या दूसरा, पराया या दूसरा, और पोषी का मतलब वही पोषण, यानी ऐसे जीव जो अपने पोषण यानी भोजन के लिए पराये जीवों पर यानी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आपको पूछ रहा है कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, उनमें कौन आ गए? तो वो कौन से जीव हैं? वो केवल है पेड़ पौधे जो अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। बाकी इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है वो सब अपने भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर करते हैं। केवल पेड़ पौधे ही वो जीव है या प्राणी है जो अपना पोषण यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूरी है, क्लोरोफिल जिसे हम हरित लवक या पर्णहरित कहते हैं वो भी जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? पौधों के अंदर एब्सिसिक अम्ल का
जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, तो वो होता है तने में वृद्धि को प्रेरित करना। किसमें? तने के अंदर वृद्धि को प्रेरित करना, यह काम होता है एब्सिसिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण पाया जाता है। आनुवंशिक सामग्री का मतलब क्या है? जीन। और जीन का स्थानांतरण किसमें होता है, यह आपको बताना है। तो आनुवंशिक सामग्री का जो स्थानांतरण होता है वो होता है लैंगिक जनन में। किसमें होता है? लैंगिक जनन में। अब लैंगिक जनन क्या होता है? जनन की वो प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है? जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी उस एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों चीजें होती है, वो जनन की प्रक्रिया कहलाती है अलैंगिक जनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मासेपी प्रक्रम है? ऊष्मासेपी, देखो ऊष्मा का मतलब वही ऊष्मा, ताप, और सेपी का मतलब है सेपन। सेपन का मतलब है बाहर निकालना। तो इनमें से ऐसी कौन सी विक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है? ऊष्मासेपी विक्रिया है। क्योंकि ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऊष्मा शोषी और एक ऊष्मा सेपी। ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा अंदर की ओर अवशोषित होती है, और ऊष्मा सेपी में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा उदाहरण है जो कि ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि जब हम बिना बुझे हुए छूने की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो इस स्थिति में ऊष्मा का क्या होता है? सेपन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, अगला, pH 60 के सीमांतों पर दिखने वाले दो रंग। pH 60 के सीमांतों पर दिखने वाले दो रंग कौन कौन से हैं? तो वो दो रंग होते हैं, वो होते हैं आपके लाल और हरा। कौन से होते हैं? लाल और pH 60 के सीमांतों पर दिखने वाले दो रंग वो होते हैं लाल और नीला। कौन से होते हैं? लाल और नीला। ठीक है, क्योंकि जो pH चार्ट होता है वो किसको दर्शाता है? अम्ल और क्षारक के गुण को दर्शाता है। ठीक है, और अम्ल आपको पता है एक नीले लिटमस को लाल कर लेता है और एक लाल लिटमस को नीला कर लेता है। तो pH चार्ट पर दो तरह के रंग देखने को मिलते हैं, लाल और नीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? छठा प्रश्न है, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता है? देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 11 मतलब 2, 8 और 1। ठीक है, यानी ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। मैग्नीशियम का 12, 2, 8 और 2, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर सकता है। एल्यूमिनियम का 13, 2, 8 और 3, यानी ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर सकता है। लेकिन ये आपका क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे होता है? तो आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आपका होता है वो होता है 9 नंबर पे, है ना? फ्लोरीन होता है 9 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो 9 नंबर में है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 7। ठीक है, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से दान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की किरण आपतन के पश्चात सर्वाधिक मुड़ती है? इनमें से ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरण आपतन के बाद सबसे अधिक मुड़ेगी? तो वो किसमें मुड़ेगी? ग्लिसरीन में। किसके अंदर? ग्लिसरीन के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है? ये थोड़ा सघन माध्यम होता है। बाकी की तुलना में ये क्या है? ये थोड़ा सघन माध्यम है। ठीक है, और ये बाकी क्या है? ये बाकी ग्लिसरीन की तुलना में विरल माध्यम है। सघन माध्यम और विरल माध्यम आप जानते हैं। सघन माध्यम में क्या होता है? माध्यम के जो कण होते हैं वो कण क्या होते हैं? कण पास पास होते हैं। और विरल माध्यम में क्या होता है? कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ये दोनों के अंदर अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, एक व्यक्ति 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब निकट की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कौन सा दोष हो गया? दूरदृष्टि दोष। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस काम में लेंगे? इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस लेंगे, है ना? कौन सा लेंस लेंगे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी कैसी होती है? वो होती है आपकी ऋणात्मक। और यहां पर क्या बताना है? समता, लेंस की समता। तो P = 1/f, लेकिन f किस में होगा? माइनस में। तो 1/में f कितना दिया हुआ है? 2 मीटर माइनस में, यानी कि -0.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, 1/5 ओम के 5 प्रतिरोधक से अधिकतम कितना प्रतिरोध बना सकते हैं? 1/5 ओम के कितने प्रतिरोध हैं? 5 प्रतिरोध। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें इसका प्रयोग करके हम अधिकतम कितना प्रतिरोध बना सकते हैं। तो 1/5 ओम है, ये कितने हैं? 5 प्रतिरोध हैं। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इसको हम किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तभी तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा, है ना। तो अगर इन पांचों को हम जोड़ दें तो कितना होगा? 5/5, यानी कि 1 ओम आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर द आपका सही जवाब है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम, और जब हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो हमें पता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 R2 R3, ऐसे सबको हम जोड़ देते हैं। और वही बात आती है समांतर प्रतिरोध की या समांतर क्रम की, तो उसमें प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? 1/R1 1/R2 1/R3, इस तरह आगे हम जोड़ते रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बायोगैस जिसको हम कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं? गोबर गैस। और इसका जो मुख्य घटक है वो कौन सी गैस होती है? तो इसका जो मुख्य घटक है वो होती है आपकी मीथेन गैस। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो कृत्रिम है? कृत्रिम का मतलब है प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, ये मानव के द्वारा निर्मित है। तालाब, खेत, झील और वन। तो जो इसमें से खेत, झील और वन, ये कौन से हैं? इसमें से कृत्रिम कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो कृत्रिम है वो हो जाएगा खेत, क्योंकि तालाब के अंदर प्राकृतिक है, झील के अंदर भी प्राकृतिक है और वन के अंदर भी प्राकृतिक है। तो बाकी जो खेत के अंदर निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कैसा होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यानी जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है? देखो, आम का पेड़, सांप, हवा, लकड़ी का घर। तो लकड़ी का घर प्राकृतिक स्रोत नहीं है। देखो, लकड़ी प्राकृतिक स्रोत है लेकिन लकड़ी का घर प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके एक प्रश्न संख्या 1 के अंदर टोटल 12 MCQ यानी अभ्यसद वाले प्रश्न। तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही एक सारणी बनानी है जिसमें 1 से लेकर 12 तक ऐसे बनाना है और फिर इनके उत्तर लिख लेने हैं। मैं इधर लिख लेता हूं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर था वो था द। ठीक है, 2 का उत्तर था वो भी था द। 3 का उत्तर था वो था स। चौथे का उत्तर था अ। 5वें का उत्तर था आपका अ। 6ठे का उत्तर था वो था ब। 7वें का द। 8वें का था ब। 90वें का था द। 10वें का अ। फिर 11वें का ब और 12वें का आपका द। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपके सामने कुछ रिक्त स्थान दी गई है जिनकी आपको क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की सहसंयोजी यौगिक, तो आप सबको पता है कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, युग्मनज खाली जगह में विकसित होता है। तो पहली बात तो युग्मनज होता क्या है? तो युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन की क्रिया के बाद। ठीक है, कौन सी क्रिया के बाद? निषेचन की क्रिया के बाद। अब निषेचन क्या होता है आप कहोगे? तो निषेचन में क्या होता है? जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का जो संलयन की क्रिया होती है, मिलने की जो क्रिया होती है, वो होता है निषेचन। और इस निषेचन की क्रिया के बाद क्या किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और युग्मनज कहां में विकसित होता है? ये विकसित होता है भ्रूण में। ठीक है, युग्मनज के बाद किसका विकास होता है? भ्रूण का। ठीक, जिसके बाद भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर बच्चे का रूप धारण करता है। अगला प्रश्न संख्या 3, खाली जगह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है, तो उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय एक प्रकार की आपकी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। एक मिनट, तो यहां पर आपको लिखना है अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार का मिश्रण है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2
खाली जगह लिटमस पेपर को नीले से लाल रंग में बदल देता है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो नम लिटमस पेपर को, मतलब थोड़ा जो गीला लिटमस पेपर है उसको नीले से लाल के अंदर बदल देता है। ठीक है, अगला है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अभी अर्धवार्षिक में भी पूछा गया था। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? वो होता है आपका ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ये होता है आपके प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। अगला जो बल रेखा है जिसे हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, वो हमेशा कौन से ध्रुव से प्रारंभ होती है? तो वो हमेशा प्रारंभ होती है आपके उत्तरी ध्रुव से। कहां से प्रारंभ होती है? उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अति लघुरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? किसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रंगीन बोतलों के अंदर क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो ऐसा किस लिए किया जाता है? तो ऐसा किया जाता है प्रकाश को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? तो आप लिखोगे प्रकाश को रोकने के लिए। प्रकाश को रोकने के लिए। अब क्यों प्रकाश को रोकने के लिए? क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पर लिखना है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसमें विघटित हो जाता है? ये जल और ऑक्सीजन के अंदर विघटित हो जाता है। जल और किसमें? ऑक्सीजन, O2 में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। इस वजह से इसके अपघटन को रोकने के लिए इसे रंगीन बोतलों के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, यह था आपका पहला प्रश्न। दूसरा, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो जो इसका उत्तर मैं समझा देता हूं कि जो आपका आश्रित जल होता है जिसे हम कहते हैं आसुत जल, क्या कहते हैं? आसुत जल, और इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7। यानी ये कैसा होता है? ये होता है आपका उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। ठीक है, और ये किसी जल के अंदर, ये जो आश्रित जल है ये किसी भी प्रकार के H+ आयनों का निर्माण यानी हाइड्रोजन आयनों का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि ये उदासीन होता है और इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन जो वर्षा का जल है, वर्षा का जल कैसा होता है? वर्षा का जल होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय जल होता है। और जो अम्लीय जल है ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन आयनों की उत्पत्ति करता है। इस वजह से ये विद्युत धारा का चालन करता है। ये आपको बताना है। ठीक है, यानी आप उत्तर क्या लिखोगे कि जो आश्रित जल है या जो आसुत जल है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इस वजह से ये कोई या किसी भी प्रकार के हाइड्रोजन आयनों का निर्माण नहीं करता है, अतः इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन वर्षा का जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, और इस वजह से वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयनों का निर्माण करता है, अतः इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? संचारित का मतलब है कि वही जंग लगना या उसकी ऊपरी सतह का नष्ट होना। तो ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी धातु होगी? यानी ऐसी धातु जो जल के साथ, जो वायु के साथ और जो अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, ऐसी धातु शीघ्रता से यानी आसानी से संचारित नहीं होती है। तब उत्तर क्या लिखोगे? ऐसी धातुएं या वे धातुएं जो जल, वायु और अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, वे धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है। उदाहरण की बात करें जैसे सोना। ठीक है, तो सोना आसानी से संचारित नहीं होता है क्योंकि यह आसानी से जल, वायु और अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। किसका? प्रोपेनॉन का। तो देखो, प्रोपेनॉन का हम चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको आपका सूत्र याद होना चाहिए प्रोपेनॉन का। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो, प्रोपेनॉन यानी कार्बन कितने होंगे? 3। ठीक है, कार्बन 3। फिर इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? ओन। ओन मतलब कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? कीटोन समूह। ठीक है, तो C3H6O
ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे वो देखें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो कार्बन, ठीक है, इधर कार्बन और इधर कार्बन, 3 कार्बन ले लिए हमने। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 3 इधर हो गए, 3 इधर जोड़ लेते हैं। बाकी बीच में हम क्या जोड़ लेंगे, आपका कीटोन समूह जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ और एक इसके साथ, और हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक और इस हाइड्रोजन का एक। ठीक है, फिर इस कार्बन का एक, इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पर इस कार्बन का एक, इसका एक और एक इसका एक। ठीक है, एक हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का। इसके कितने पूरे हो गए, 2 4 और 6। इसके कितने बाकी रहे, 2, एक इसका और एक इसका। इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। इसके कितने हुए, 1 और 1 2। ठीक है, फिर ये 2 4 कार्बन के बाहरी कोष में होते हैं, ये और ये ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन कीटोन समूह क्या होता है, CO होता है। ठीक है, तो 4 5 और 6। ठीक है, और इनके साथ ये साझेदारी कर ली, तो 4 और 6 और 2 8। तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, ये होगी आपकी प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन है, यानी कीटोन समूह है। अगला आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की संख्या बतानी है। तो आप सब जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मेंडलीव के द्वारा दी गई थी, उसमें आवर्त कितने हैं, आपके 7 है, और वर्ग यानी समूह कितने हैं, वो आपके 18 है। ठीक है, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आप सब जानते होंगे इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है मधुमेह, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं, डायबिटीज हम कहते हैं। ये उत्तर है इसका। अगला, स्पाइरोगोरा में अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। तो जो स्पाइरोगोरा होता है उसके अंदर अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो होती है खंडन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, खंडन के द्वारा होती है। ठीक है, अगला, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए कौन सी युक्ति काम में ली जाती है। आप सब जानते होंगे विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक होता है ये। और वोल्ट को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का काम किया जाता है। ठीक है, अगला, विद्युत मोटर में विभक्त वलय, जिसे हम दिक् परिवर्तक कहते हैं, की क्या भूमिका है। तो ये क्या करते हैं, ये विद्युत धारा की दिशा को बदलने का काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं, विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित, उत्क्रमित का मतलब है बदलने का काम करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला, एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो जैव आवर्धन को बढ़ाता है। ठीक है, तो जैव आवर्धन को बढ़ाने वाला वो पदार्थ है वो है DDT। क्या है, DDT। ठीक है, जैव आवर्धन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे मानव और जीव जंतुओं के शरीर में जो अपशिष्ट चीजें हैं उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। तो उसको बढ़ाने वाला एक पदार्थ है वो है आपका DDT। ठीक, अगला, सूर्य के प्रकाश के उस घटक का नाम लिखिए जो सबसे ज्यादा उष्मा देता है। तो वो कौन सी किरणें हैं, वो होती है अवरक्त किरणें, जो सबसे ज्यादा उष्मा देती है। ठीक है, अवरक्त किरणें। अगला, प्रत्यावर्ती धारा यानी जिसको हम कहते हैं AC करंट, अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न करने का स्रोत कौन सा है। तो वो कौन सा है, वो है आपका AC जनित्र यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, AC धारा जनित्र। ठीक है, AC जनरेटर, सिंपल सी बात है, AC जनरेटर ये आपका क्या करेगा, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करेगा। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। खंड ए आपका यहीं पे समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं खंड ब की ओर। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। सिंपल सी बात है, आप सब जानते होंगे, या तो तेल या ग्रीस की परत लगा के, तेल या ग्रीस की परत लगाकर या चढ़ाकर, जो भी आप कह सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा वही पेंट करके या यसद लेपन या गैल्वेनीकरण करके। ठीक है, ये दोनों उपाय आपको लिखने थे। अगला, सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, वे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन।
तो हाइड्रोकार्बन क्या है, एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना है। तो इनके गुण क्या होते हैं, तो इनकी पहली विशेषता होती है कि ये कैसे होते हैं, ये अविलय होते हैं। अविलय का मतलब है कि ये किसी चीज के अंदर आसानी से घुलते नहीं है, ठीक है, अविलय। दूसरी क्या विशेषता होती है कि इनके जो गलनांक और कवतनांक है वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है, गलनांक और कवतनांक ये कैसे होते हैं, गलनांक और कवतनांक उच्च होते हैं, ठीक है। ये था आपका 5वां प्रश्न। अगला, ब्यूटेन के दो समावयवी, मतलब ब्यूटेन के दो समावयवी का मतलब है कि जो ब्यूटेन की तरह ही बिल्कुल दिखते हैं, तो वो कौन सा है, एक आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, समान अवयव से मिलकर बने हैं। देखो समा अवयवी, समा का मतलब समान, अवयव का मतलब वही जो अवयव है अंदर उसके जो तत्व है वो समान है। तो एक तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया और एक हो गया आपका आइसोब्यूटेन, ठीक है। इन दोनों का सूत्र भी एक है और इनके अवयव भी समान है, केवल क्या फर्क है, केवल संरचना का फर्क है। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगला, ऊपर समूह में यानी वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार किस प्रकार बदलता है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अतः परमाणु का आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं, देखें तो ये लिखा हुआ है कि जो परमाणु त्रिज्या है वो वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर एक नया कोष जुड़ता जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही कोष है, इसके अंदर दो कोष है, इसके अंदर तीन कोष है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं कोषों की संख्या बढ़ती है। मतलब इससे नाभिक और इसके बाहरी कोष के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इस कारण से नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद परमाणु का जो आकार है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अतः जब भी हम वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यह था आपका प्रश्न संख्या 7। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उप उत्पाद क्या है। देखो अभी मैंने समझाया था कि स्वयं पोषी पोषण क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, ठीक है। और उनके उप उत्पाद क्या है, यानी लास्ट में बनता क्या है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। तो देखें प्रश्न संख्या 8। सबसे पहले आवश्यक परिस्थितियां, यानी कि स्वयं पोषी पोषण यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं या हरित लवक कहते हैं, उसकी सहायता से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके समीकरण की तो समीकरण क्या होगा, देखें 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल 12H2O, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और क्या लिखोगे, पर्णहरित यानी वही क्लोरोफिल या हरित लवक, ठीक है। अब बनेगा क्या, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा आपका जल, प्लस बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी O2, प्लस क्या निकलेगी ऑक्सीजन, और क्या निकलेगी आपकी उष्मा, सॉरी उष्मा नहीं निकलेगी इसके अंदर, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये क्या है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, जल और ये आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो सबसे मुख्य उत्पाद है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज, और उसके जो उप उत्पाद है वो क्या होते हैं, वो होते हैं जल और ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज के साथ और एक्स्ट्रा क्या बनता है, जल और ऑक्सीजन। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको सबको पता ही है कि कौन सा चित्र बनाना है, फिर भी मैं आप चाहे तो बता देता हूं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र ये है,
मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? योनि है, ग्रीवा है, गर्भाशय है, अंडाशय है और अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब है। यह प्रश्न अभी परीक्षा में पूछा गया था द्वार्षिक में कि निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो जो निषेचन की क्रिया है वो होती है आपकी अंडवाहिका या अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। योनि में क्या होता है? योनि के जरिए जो मादा है वो नर के साथ संबंध बनाती है, यानी शुक्राणु का प्रवेश योनि के माध्यम से ही मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है। यह था आपका मादा जनन तंत्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। वो आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले डीएनए का पूरा नाम लिखना है। आप सब जानते होंगे डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी, क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। ठीक है। फिर है जनन में डीएनए प्रतिकृति का महत्व बताइए, यानी जनन की प्रक्रिया के दौरान जो डीएनए की कॉपी बनती है उसका महत्व क्या है? देखें, इसका उत्तर जान लेते हैं। तो देखें यहां पर लिखा हुआ है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। अब डीएनए में होता क्या है कि जो आनुवांशिक सूचना है वो डीएनए के अंदर निहित होती है। ठीक है। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। अतः डीएनए द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। डीएनए के अंदर अपने जैसा ही प्रतिरूप यानी अपने जैसे ही कॉपी बनाने की क्षमता होती है, और ऐसा डीएनए के प्रतिकृतिकरण के द्वारा होता है। इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा में क्या होता है? संतुलन बना रहता है। अतः डीएनए के जरिए ही आनुवांशिक गुणों का एक जनक से या माता पिता से उसकी संतान के अंदर क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डीएनए ही जिम्मेदार है। ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। दो स्थितियां बताइए जिन पर अवतल दर्पण से किसी बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब है कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के केस में। ऐसी दो स्थितियां बतानी है। तो पहली स्थिति क्या है कि जब आपका जो बिंब है, जब बिंब ध्रुव किसके बीच में? जब बिंब ध्रुव O और फोकस F के बीच रखा हो। ठीक है। जब बिंब ध्रुव और फोकस F के बीच रखा हो, पहली स्थिति बीच हो। और दूसरी स्थिति क्या है कि जब आपका जो बिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो। जब बिंब इसके बीच में, जब बिंब आपका फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में हो, तो इन दो स्थितियों के अंदर बिंब का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा? वो आवर्धित बनेगा, यानी वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। ठीक है। ये दो स्थितियां हैं अवतल दर्पण के केस की। अगला प्रश्न संख्या 12। विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बना के मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? जो विद्युत टेस्टर होते हैं या टोस्टर होते हैं, विद्युत स्त्रियां होती है, जो हीटर होता है, उसके जो तार हैं या जो तापन अवयव है, जो फिलामेंट गर्म होते हैं, वो शुद्ध धातु के नहीं बना के किसके बनाते हैं? मिश्र धातु के। इसके पीछे वजह क्या है? ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? कोई मिश्र धातु होती है, उन मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है। प्रतिरोधकता क्या होती है? शुद्ध धातु की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो आप लिखोगे कि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो बहुत ही अधिक होती है। ठीक है। और ताप में वृद्धि के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी न के बराबर परिवर्तन होता है। इस वजह से जो विद्युत टोस्टर या जो विद्युत स्त्री होते हैं उनके जो तापन अवयव हैं वो शुद्ध धातु के न बना के किसके बनाए जाते हैं? मिश्र धातु के बनाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल देखाव के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाना है आपको? कुछ इस तरह मैं बना के बता देता हूं।
आपको सीधी समानांतर लाइन खींचनी है, ठीक है, इस तरह, और फिर आपको ऐसे निशान बना लेना है, ठीक। ये है आपका, यहां पर चले तो आप ए नाम दे दें और इधर है आपका बी, तो ये हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत लिखने हैं, तो दो स्रोत कोई भी लिख लो। एक हो गया एक धारावाही चालक, ठीक है, जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, वो भी एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है, एक धारावाही चालक। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, एक विद्युत चुंबक। ये क्या है, ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, एक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाएं, ठीक है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, ठीक है, 2 वोल्ट के 3 सेल, मतलब बैटरी कितनी होगी, बैटरी होगी आपकी 6 वोल्ट की, क्योंकि 2-2 वोल्ट के 3 सेल है, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है। एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का, ठीक है, और एक प्लग कुंजी, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो देखिए कैसे परिपथ बनाएंगे, तो एक आपको इधर प्रतिरोध बनाना है, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। यहां पर आपको एक बैटरी बना लेनी है और यहां पर आपको एक लगानी है कुंजी, और फिर आपको इसको जोड़ देना है इसके साथ। ये क्या है, आपके 6 वोल्ट की बैटरी है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, ये आपकी कुंजी है, ठीक है। ये आपका 5 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 8 ओम का प्रतिरोध है और ये आपका 12 ओम का प्रतिरोध है। इस तरह आपको केवल एक संरचना बनानी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16, सोलर कुकर का एक लाभ और एक सीमा यानी एक कमी बताइए। तो लाभ क्या है, इसके लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ है कि प्रदूषण मुक्त और बिना ईंधन के भोजन के पकाने के लिए होता है, यानी इसका लाभ क्या है, ये कैसा है, प्रदूषण मुक्त है, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है, प्रदूषण मुक्त ईंधन है। और इसकी कमी क्या है, कमी है आपकी कि ये बादलों वाले दिन में काम नहीं करता है, ठीक है। एक तो रात्रि के समय, एक तो रात्रि के समय और बादलों वाले दिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, और बादलों वाले दिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक तो लाभ क्या हो गया कि ये प्रदूषण मुक्त ईंधन है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, लेकिन कमी क्या है कि रात के समय और बादलों वाले दिन इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं खंड स की ओर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उस पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र बताइए। तो पदार्थ का नाम क्या है, वो है शुष्क सोना। पदार्थ का नाम क्या है, शुष्क सोना, शुष्क चूना। इसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऊपर दिए गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, यानी इसकी आपको जल के साथ अभिक्रिया बतानी है, तो CaO, ठीक है। जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, तो बुझा हुआ चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ये क्या है आपका, ये आपका है शुष्क चूना यानी बुझा हुआ चूना। ये क्या है, ये आपका जल है, ये आपका क्या है, ये है आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ और इसका कार्य लिखो। चलिए इसके उत्तर जान लेते हैं, तंत्रिका कोशिका का चित्र और इसके कार्य। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र आपके सामने ये रहा, न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, ये न्यूरॉन का आपको चित्र बनाना है। न्यूरॉन के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, केंद्रक होता है, कोशिका काय होता है, द्रुमिका जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं, फिर तंत्रिकाक्ष एक्सॉन और तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये द्वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब इसके कार्य क्या है? तो तंत्रिका कोशिका क्या करती है, ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में, ये उद्दीपन और प्रेरणाओं यानी जो संकेत हमें बाहरी वातावरण से प्राप्त होते हैं उनको विद्युत आवेश के रूप में परिवर्तित करके द्रुत गति से यानी बहुत तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रिया क्या होती है, तुरंत ही संपन्न हो जाती है। जैसे मैं कहूं ये मानव की त्वचा है, ठीक है, ये वातावरण है। जैसे ही इसके शरीर को जैसे समझ लीजिए कुछ भी हुआ, जैसे कांटा लगा, तो यहां से ये जो संकेत है, इन संकेतों को क्या करेगी, तुरंत ही हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक भेजेगी। इस कहां तक भेजेगी? मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक। ठीक है, यहां पे जाएंगे संकेत, और यहां से प्रतिक्रिया के रूप में जो भी संकेत प्राप्त होंगे, ठीक है, जो भी आदेश प्राप्त होगा उनको पुनः इस अंग तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे हमें कांटा लगा, हम तुरंत ही पैर ऊपर उठा लेते हैं, तो ये क्या है, ये तंत्रिका कोशिका ही कार्य है। जैसे ही हमारे पैर में कांटा लगा, उसकी सूचना तुरंत ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंच गई और मस्तिष्क ने तुरंत ही आदेश दे दिया कि पैर हटा दो। ठीक है, तो वो हमने वहां से हटा लिया। तो तंत्रिका कोशिका काम क्या करती है, उद्दीपन और प्रेरणाओं को यानी बाहरी वातावरण से प्राप्त होने वाले संकेतों की प्रतिक्रियाओं को या संकेतों को सबसे पहले विद्युत आवेश के रूप में क्या कहा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी हमारे मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, और वहां से जो आदेश प्राप्त होते हैं उन आदेशों को पुनः उस अंग तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या जो 19 है उसका उत्तर देखें, पहले प्रश्न जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जीवाश्म क्या है? प्रश्न क्या है, जीवाश्म क्या है और यह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? ठीक है, पहला जवाब है जीवाश्म क्या है, और दूसरा प्रश्न है वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो देखें इसका उत्तर। प्राचीन काल में जीवों के अवशेष जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर पाए जाते थे किंतु अब जीवित नहीं है, क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। यानी प्राचीन काल के अंदर जो जीव रहते थे, ठीक है, उन जीवों के अवशेष जो इस भूमि के अंदर शेष रह गए हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म। जीवाश्म ये बताते हैं कि ये जीव करोड़ों वर्ष पहले क्या थे, जीवित थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। जैसे डायनासोर, उसके अवशेष मिले हैं, उसके जीवाश्म मिले हैं, जो ये बता रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले ये जीव धरती पर मौजूद था। ठीक है, जीवाश्म उन जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। पहली बात तो वो इस चीज का प्रमाण देते हैं, इस चीज की पुष्टि करते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले वो जीव धरती पर मौजूद थे। दूसरा, इन जीवाश्मों की तुलना वर्तमान काल में उपस्थित समतुल्य जीवों से कर सकते हैं, और इन जीवाश्मों के आधार पर हम आज के जीवों की तुलना उन जीवों के साथ कर सकते हैं, और इसकी तुलना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान में उन जीवाश्मों के जीवित स्थिति के काल के सापेक्ष क्या विशेष परिवर्तन हुए हैं जो जीवधारियों को जीवित रखने के लिए प्रतिकूल हो गए हैं। ठीक है, और हम इस बात को जान सकते हैं कि पुराने समय में और आज के समय में ऐसे कौन कौन से प्रकृति के अंदर परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से जो पुराने जीवाश्म थे उसके जैसे ही नए जीव आज इस वातावरण के अंदर जीवित है। ठीक है, ये सारी बातों की जानकारी हमें जीवाश्म से ही प्राप्त हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 20। इसके अंदर दो प्रश्न है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है, पहला प्रश्न। और दूसरा है, किरण आरेख द्वारा प्रकाश के पथ को दर्शाइए जब प्रकाश दो समान कांच के प्रिज्मों से होकर गुजरता है। दो प्रश्न है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है, और दूसरा किरण आरेख बना के आपको प्रकाश का पथ बताना है जब प्रकाश दो समान कांच के प्रिज्मों से होकर गुजरता है। तो देखें इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है, तो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी 7 रंगों के अंदर प्रकाश में विघटित होने की जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उस प्रकाश का 7 रंगों के अंदर विभक्त होने की जो घटना है वो कहलाती है विक्षेपण। और विक्षेपण का जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब हमें चित्र बनाना था कि जब प्रकाश दो एक समान प्रिज्मों से होकर गुजरता है तो क्या स्थिति होती है। तो देखो यहां पे कोई प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, यहां से आपका श्वेत प्रकाश आ रहा है। कौन सा प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश। ठीक है,
जैसे ही इस पहले प्रिज्म से होकर ये गुजरा तो ये 7 रंगों के अंदर क्या हो गया, विभक्त हो गया। यहां पर आर का मतलब है रेड, आर का मतलब क्या है, रेड यानी लाल, और वी का मतलब क्या है, वायलेट यानी बैंगनी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सूत्र विबग्योर। तो ये 7 रंगों के अंदर बट गया। ठीक है, और यही 7 रंगों के अंदर बटा हुआ प्रकाश जब दूसरे प्रिज्म से होकर वापस गुजरता है तो अंत में पुनः क्या प्रकाश होता है, अंत में पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर प्रकाश का विक्षेपण हुआ है, यानी 7 रंगों के अंदर प्रकाश बट गया है। लेकिन यही प्रकाश जब वापस किसी दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरता है तो पुनः अंत के अंदर क्या, अंत में क्या प्राप्त होता है, आपका श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश 2 प्रिज्मों से होकर गुजरता है तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा प्रकाश प्रथम प्रिज्म में प्रवेश करने से पहले था वैसा का वैसा दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 23 खंड द। देखें निबंधात्मक प्रश्न 21 का पहला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फिर खाने वाला सोडा और धावन सोडा को गर्म करके कैसे विभेद कर सकते हैं। खाने वाला सोडा और धावन सोडा इन दोनों को गर्म करके हम कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र होता है खाने वाले सोडे का NaHCO3, और धोने के सोडे का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये खाने वाले सोडे का सूत्र है यानी बैंकिंग सोडे का, और ये है आपके धावन सोडे का सूत्र। चलिए दोनों को गर्म करते हैं और गर्म करके पता लगेगा कि इनसे क्या बनेगा और कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो अभिक्रिया लिखनी होगी। अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले 2NaHCO3 यानी बैंकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं। जब बैंकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो यहां से हमें मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये बैंकिंग सोडा को गर्म करने पर मिलता है। फिर धावन सोडा की बात करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3 10H2O। इसको अगर हम गर्म करें तो यहां पर हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस 10H2O। ये दोनों की होगी अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या फर्क पड़ेगा कि जो बैंकिंग सोडा है उसको गर्म करने पर ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये चूने के पानी को दूधिया कर देगी। क्या करेगी, चूने के पानी को दूधिया कर देगी। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां से हमें ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा पदार्थ है, ये आपका बैंकिंग सोडा है, खाने का सोडा है। ठीक है, लेकिन आपके धावन सोडा से CO2 जैसी कोई भी गैस प्राप्त नहीं होती है। तो ये दोनों इस तरह हम दोनों के अंदर अंतर कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का अथवा वाला प्रश्न 2, संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। संश्लेषित का मतलब है कि वे सूचक क्या काम करते हैं, अम्ल या सार की पहचान करते हैं। तो वे सूचक के नाम बताने हैं जो कृत्रिम है, यानी कि फैक्ट्री या कल कारखानों के अंदर निर्मित किए जाते हैं, उनके आपको क्या करने हैं, नाम बताने हैं। ठीक है, तो नाम देखें, इस प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा रखा है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम, फिर पीएच मान क्या होता है, और तीसरा है समझाइए कि दंत से यानी दांतों के क्षरण का कारण मुंह के पीएच मान में परिवर्तन होता है। चलिए तीनों के उत्तर हम बारी बारी से जान लेते हैं। ठीक है, तो देखें 2 संश्लेषित सूचकों के नाम जो कल कारखानों या फैक्ट्रियों के अंदर बनाए जाते हैं। पहला है फिनोप्थेलिन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। ये 2 कृत्रिम सूचक है जिनका निर्माण कल कारखानों या फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है और इनका उपयोग अम्ल या सार की पहचान के लिए किया जाता है। दूसरा था पीएच मान क्या होता है। तो पीएच क्या है, पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या सारकता का एक माप होता है। पीएच मान क्या होता है, कोई विलयन अम्लीय है या सारीय है, इसकी एक माप होती है, वो होती है पीएच स्केल पर। यदि जो पीएच स्केल है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, वो होती है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, यदि वैल्यू 7 से कम है तो वो कौन सा होगा, अम्लीय होगा। और यदि वैल्यू 7 और 14 के बीच में है तो वो कौन सा विलयन होगा, सारीय।
और यदि पीएच मान 7 है मतलब वो कौन सा विलयन होगा, उदासीन विलयन। तो इस तरह जो पीएच है, पीएच मान किसी कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है उसको पहचान करने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि समझाइए कि दंत से यानी दांतों के नष्ट होने का जो कारण है वो मुंह के पीएच मान में परिवर्तन है। तो इसका उत्तर क्या होगा, खाना खाने के बाद मुंह में शर्करा आदि की अधिकता के कारण भोजन के कण आदि जीवाणुओं द्वारा अम्लों के अंदर बदल दिए जाते हैं। यानी जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन का कुछ हिस्सा हमारे मुंह के अंदर रह जाता है छोटे छोटे कणों के रूप में, और वो भोजन के कण जीवाणुओं के द्वारा मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके द्वारा अम्लों के अंदर बदल दिए जाते हैं, जिससे मुंह का पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अम्लीय मान बढ़ गया मतलब पीएच मान कम हो गया, जो दंत क्षय को क्या करता है, उत्पन्न करता है। भोजन के बाद दांतों की रक्षा के लिए क्षारीय टूथपेस्ट या दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें उपस्थित दुर्बल सार अतिरिक्त अम्ल को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, और आपके दांतों के नष्ट होने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यह था आपका प्रश्न संख्या 21। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसका पहला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र का आपको एक चित्र बनाना था। मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, नासादार, मुख गुहा, गर्सनी, कंठ, श्वास नली, उपापस्थि वलय, फुफ्फुस, पसलिया, डायफ्राम, सबसनिका, सबसनी। ठीक है, ये मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग है। ये पहला प्रश्न था, और इसी का दूसरा प्रश्न अथवा में दिया हुआ है, वो आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, समझाइए। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है वो समझाना था। तो इसका उत्तर देखें तो श्वासो उच्छ्वास की क्रिया में, ठीक है, यानी श्वसन की क्रिया में खींची गई वायु फेफड़ों की कुपिकाओं में क्या हो जाती है, भर जाती है। श्वसन के अंदर जब हम बाहर से वायु को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो वायु हमारी फेफड़ों की कुपिकाओं में क्या हो जाती है, भर जाती है। फेफड़ों के अंदर रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है, जाल फैला होता है। लाल रुधिरणाओं में यानी आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के प्रति काफी क्या होती है, सहिष्णुता होती है। अतः वायु कुपिकाओं से विसरित होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अणुओं से क्या हो जाती है, बंध जाती है। यानी कुपिकाओं से विसरित होकर जो ऑक्सीजन है वो रक्त के साथ मिल जाती है। सिंपल सी बात यह है। रुधिर यानी रक्त इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की कमी वाले सारे अंगों या ऊतकों के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, फिर बात आती है CO2 की। CO2 रुधिर में विलय होकर कहां तक लाई जाती है, फेफड़ों तक लेके आते हैं उसको। वायु कुपिकाओं की सांद्रता कम होने के कारण CO2 रुधिर से विसरित होकर फेफड़ों के अंदर आ जाती है। अब CO2 युक्त वायु निःश्वसन के द्वारा, यानी जब हम बाहर की ओर हवा निकालते हैं, उस निःश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है, इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, मानव वक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये नेफ्रॉन का चित्र है। किसका है, नेफ्रॉन का, जिसको हम मानव वक्राणु कहते हैं। तो नेफ्रॉन का एक चित्र बनाना था आपको, जिसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, कोशिका का गुच्छा, बोमेन संपुट, वक्रक धमनी, वक्रक शिरा, ठीक है, और ये संग्राहक वाहिनी। ये आपको एक वक्राणु का नामांकित चित्र बनाना था। और इसी के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है दूसरा वाला, वो है वक्राणु का कार्य समझाइए। ठीक है, तो वक्राणु का कार्य क्या है कि जो वक्रक है, वक्रक धमनी रक्त को बोमेन संपुट के कोशिका गुच्छ में लेकर आती है। जो वक्रक धमनी है वो अशुद्ध रक्त को बोमेन संपुट के कोशिका गुच्छे वाले हिस्से में, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसके अंदर लेके आती है, और वहां पर रक्त को क्या किया जाता है, छाना जाता है। प्रारंभिक निस्यंद में यानी प्रारंभिक छनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में तथा प्रचुर मात्रा में जल उसमें क्या हो जाता है, रह जाता है। ठीक है, और उसमें से कुछ सुक्रोज अथवा ग्लूकोज अथवा कुछ यूरिया भी होता है। ठीक है, तो वक्राणु काम क्या करता है, यहां पर रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो निस्यंदन की क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण जैसे जो पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, छन के अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ जो उसमें शेष रह जाते हैं, उनका क्या होता है, उनका फिर से आगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसके साथ निस्यंदन की क्रिया यानी छनने की क्रिया होती रहती है। ठीक है, और अंततः क्या होता है कि उस रक्त में मौजूद जितने भी शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं वो शरीर में वापस भेज दिए जाते हैं, और जो अंत में अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसे हम मूत्र कहते हैं, जिसमें यूरिया भी शामिल होता है,
वो मूत्र को मूत्र वाहिनी के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये वक्राणु का कार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23। चलिए इसका उत्तर देख लेते, पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है आपका, यदि किसी गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है तो वो दर्पण कौन सा है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा और छोटा, तो वो प्रतिबिंब आपका होगा, दर्पण कौन सा होगा? वो होगा आपका उत्तल दर्पण। तो पहले प्रश्न का उत्तर है उत्तल दर्पण। इस दर्पण के कोई दो उपयोग बताने हैं। उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताने हैं। तो पहला उपयोग आप क्या बता सकते हो? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, ठीक है, पश्च दर्श्य दर्पण के रूप में, दर्श्य दर्पण के रूप में, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए। और दूसरा कहां होता है? स्ट्रीट लाइटों में, यानी रोड की लाइटों के अंदर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइटों में। फिर यहां पर जो प्रश्न है, यहां पर आपको अवतल लेंस नहीं लिखना है, उत्तल लेंस लिखना है, क्योंकि अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं। केवल दो ही स्थिति दी हुई है, एक अनंत वाली और एक फोकस और ध्रुव के बीच में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये गलती से प्रिंट हुआ है। यहां पर आपको उत्तल लेंस लिखना है। तो उत्तल लेंस से आपको प्रतिबिंब निर्माण बताना है जब बिंब फोकस और फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, मतलब f और 2f1 के बीच में रखा हो, तो उस स्थिति में आपको किरण आरेख बनाना है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी चार विशेषता बनानी है। उसकी प्रकृति कैसी है, स्थिति कैसी है, आकार कैसा है, और सीधा या उल्टा को बताना है। चलिए इसके उत्तर को हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब निर्माण है। यहां पर वस्तु को देखो, f1 यानी मुख्य फोकस, ठीक है, और इसका दुगुना यानी कि 2f1, यानी वस्तु कहां रखी है? f1 और 2f1 के बीच में रखी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है? दूसरे भाग के अंदर C2 यानी 2f2 से परे बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रतिबिंब की विशेषता लिखनी है। तो देखो प्रतिबिंब का आकार क्या है? आकार है वस्तु से बड़ा। आकार क्या है? वस्तु से बड़ा। ठीक है, स्थिति कहां है? स्थिति है 2f2 से परे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? आपको क्या लिखना था? देखो पहले प्रतिबिंब की स्थिति, तो वक्रता केंद्र C2 से परे बन रहा है, या हम कह सकते हैं दूसरे भाग में 2f2 से परे बन रहा है। ठीक है, आकार कैसा है? विवर्तित। विवर्तित का मतलब है वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसा है? देखो उल्टा है और कैसा है? वास्तविक है। उल्टा और वास्तविक। ठीक है, ये तीन चीजें आपको लिखनी थी। पहले आकार वस्तु से बड़ा, स्थिति 2f2 यानी कि दूसरे भाग में द्वितीय फोकस से परे, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र C2 से परे आगे की ओर। और प्रकृति क्या है? प्रकृति है आपकी उल्टी और वास्तविक। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके विज्ञान विषय के मॉडल पेपर 2 को, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं प्री बोर्ड पेपर 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।